इंडिया बन सकता है एनर्जी इंडिपेंडेंट क्योंकि हमारे पास है 11.93 मिलियन टन्स ऑफ थोरियम, 25% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व। बट द प्रॉब्लम इज कि हम इसे एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल यूज नहीं कर सकते, एटलीस्ट नॉट येट। तो क्या इसका मतलब ये बेकार है? नहीं। ईयर 1954 में डॉक्टर होमी भाभा ने एक प्लान प्रपोज किया जो इतना कॉम्प्लेक्स था कि काफी कंट्रीज ने ट्राई किया बट दे एंड अप क्विटिंग। और हम आज भी 70 साल बाद उस प्लान को अभी भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। इंडिया में करंटली 1.4 बिलियन लोग हैं और सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए एंड ये डिमांड हर साल बस बढ़ रही है। एंड फॉर नाउ हम ये इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं मोस्टली कोल से, लेकिन कोल से होता है पोल्यूशन एंड ऊपर से इंपोर्ट करना पड़ता है एंड एट द एंड ऑफ द डे ये कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटिवली बहुत क्लीन एंड पावरफुल है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर चलते हैं मोस्टली यूरेनियम से एंड इंडिया के पास यूरेनियम पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 0.8% अवेलेबल है। मतलब हमें ये भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो एनर्जी इंडिपेंडेंस तो बहुत दूर की बात, बट बीइंग थोरियम रिच हम इवेंचुअली एनर्जी इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं एंड बताता हूं क्यों। बट उससे पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर लें कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। देखो, दो टाइप की न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस होती हैं, फिजन एंड फ्यूजन। फिजन रिएक्शन में एक यूरेनियम लाइक एटम स्प्लिट होता है इनटू स्मॉलर एटम्स एंड उसी के साथ वो रिलीज करता है मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी। सेकंड, फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होती है बट उसका प्रोसेस इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। हालांकि फ्यूजन रिएक्शन बेटर है, क्लीनर है, बट स्टिल उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस है एंड वो रिएक्शन इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि एक फिजन रिएक्शन चेन रिएक्शन कैसे बनती है। देखो, जब एक एटम स्प्लिट होता है तो वो अपने साथ मैसिव एनर्जी तो रिलीज करता ही है, लेकिन उसी के साथ वो रिलीज करता है 2 से 3 न्यूट्रॉन्स एंड दीज न्यूट्रॉन्स हिट अदर एटम्स कॉजिंग देम टू स्प्लिट, जिससे कि बनते हैं और न्यूट्रॉन्स एंड ये रिएक्शन ऐसे ही रिपीट होती रहती है एंड इस रेपिटेशन को बोलते हैं चेन रिएक्शन। एंड अगर ये चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड हो तो बनता है न्यूक्लियर रिएक्टर एंड अगर हो जाए अनकंट्रोल्ड तो उससे बनता है। लेकिन एक न्यूक्लियर रिएक्टर में वही एटम एज अ फ्यूल यूज हो सकता है जिसको तुम एक न्यूट्रॉन से हिट करो और वो स्प्लिट हो जाए, मल्टीपल न्यूट्रॉन्स बनाए एंड साथ ही में रिलीज करे मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे कि करते हैं यूरेनियम 233, 235 एंड प्लूटोनियम 239। पर जो हमारे पास है थोरियम 232, वो फिसल नहीं है। फिसल का मतलब वो स्प्लिट नहीं होता जब उसको न्यूट्रॉन से हिट करो। अगर स्प्लिट नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा एंड यहीं से आती है हमारी प्रॉब्लम, जिसको सॉल्व करने के लिए डॉक्टर होमी भाभा ने लगाया अपना जीनियस माइंडसेट। देखो, थोरियम 232 को हिट करते जाओ न्यूट्रॉन से, कुछ नहीं होगा। बट ऑन द अदर हैंड यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 ऐसे एटम्स को हिट करोगे न्यूट्रॉन से, वो स्प्लिट हो जाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। बट हियर इज द ट्विस्ट, थोरियम 232 चाहे स्प्लिट ना हो, बट जिस न्यूट्रॉन से तुम उसको हिट करोगे वो उस न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब कर लेगा एंड स्लोली स्टेप बाय स्टेप वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा यूरेनियम 233 में। अच्छा, मैं 233, 232 ये नंबर्स तो बोल रहा हूं, तो क्विकली समझा दूं इनका मतलब क्या है। तो एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, तो उस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसका जो टोटल काउंट होता है वो है ये नंबर। ये डिफरेंट होता है जो आपने एटॉमिक नंबर पढ़ा होगा अपनी 9th या 10th की क्लास में। वो एटॉमिक नंबर बेसिकली होता है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 233 सेम ही एटम है, बस डिफरेंट वेट है इनका। सो थोरियम 232 स्टेबल है, स्प्लिट नहीं होता, इसी वजह से हम उसको कन्वर्ट करते हैं यूरेनियम 233 में जो इजीली स्प्लिट हो जाता है एंड उसको हम एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर सकते हैं। एंड दिस होल प्रोसेस साउंड्स वेरी सिंपल, बट प्रैक्टिकली ये इतनी सिंपल नहीं है क्योंकि ये प्रोसेस इतना स्लो और कॉम्प्लेक्स है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, फ्रांस, इन सब ने 50s एंड 60s में अपना रिसर्च शुरू किया, लेकिन प्रॉब्लम इतनी डिफिकल्ट थी, इतनी लॉन्ग टर्म थी कि सबने क्विट कर दिया एक्सेप्ट वन कंट्री। तो नवंबर 1954 में डॉक्टर होमी भाभा ने जो पेपर प्रेजेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के पास चाहे यूरेनियम ना हो लेकिन उसके पास प्लेंटी अमाउंट ऑफ थोरियम है, जिसको चाहे हम डायरेक्टली एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक 3 स्टेज लैडर बना सकते हैं विद ईच स्टेज अनलॉकिंग द नेक्स्ट वन। स्टेज 1 यूरेनियम रिएक्टर से शुरू करो, जो लिमिटेड यूरेनियम है उसे यूज करो, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करो और साथ ही में प्रोड्यूस करो प्लूटोनियम 239। उसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में यूज करो एंड ये रिएक्टर से काइंड ऑफ अ मैजिक ट्रिक करते हैं क्योंकि ये जितना फ्यूल यूज करते हैं उससे ज्यादा क्रिएट करते हैं, जो कि साइंटिफिकली तुम्हें इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन इसे मैं आगे जाके समझाऊंगा कैसे। एंड इसी के साथ ही दीज रिएक्टर्स प्रोड्यूस मैसिव अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हमें चाहिए थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करने के लिए। अब फाइनली थोरियम डालो इन ब्रीडर रिएक्टर्स में और बनाओ यूरेनियम 233 एंड दैट विल बी योर न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल फॉर एनर्जी। एंड दिस होल थिंग वाज डॉक्टर होमी भाभा's जीनियस माइंडसेट। डायरेक्ट थोरियम को यूज नहीं कर सकते तो एक लैडर बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और अचीव करेंगे एनर्जी इंडिपेंडेंस। तो 1954 में पेपर तो प्रेजेंट कर दिया, लेकिन 1958 में इंडियन गवर्नमेंट ने जाके इस 3 स्टेज प्रोसेस को अडॉप्ट किया एंड एग्जीक्यूट करना शुरू किया। बट टाइमलाइन डेकेड्स, 50 to 70 years में भी, एंड रिस्क बहुत ज्यादा क्योंकि टेक्नोलॉजी तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन विजन क्लियर था, इंडिया विल बिकम इंडिपेंडेंट बाय यूजिंग देयर ओन थोरियम। लेकिन 70 साल तो कब के हो गए, तो
कहां तक पहुंचे हम। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, अक्रॉस इंडिया हमारे पास अभी 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेशनल है विद टोटल कैपेसिटी अराउंड 7.5 गीगावाट एंड ये सब चलते हैं यूरेनियम पे। एंड इन रिएक्टर्स ने पिछले 50 सालों में बनाई इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही प्रोड्यूस किया प्लूटोनियम को, जो कि चाहिए था हमें स्टेज 2 के लिए। तो प्लूटोनियम तैयार है एंड इज वेटिंग फॉर ब्रीडर रिएक्टर्स। स्टेज 2 इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। कल्पक्कम, तमिलनाडु, चेन्नई से 60 किलोमीटर साउथ ओशन के पास एक फैसिलिटी है, इंडियाज फर्स्ट लार्ज स्केल ब्रीडर रिएक्टर विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 0.5 गीगावाट एंड दिस इज द रिएक्टर जिसमें यूज होगा प्लूटोनियम 239 एज अ फ्यूल। एंड मैंने जैसे कि इस वीडियो में पहले आपको बताया था कि ये रिएक्टर जितना फ्यूल यूज करता है उससे ज्यादा क्रिएट करता है, लेकिन तुमने तो पढ़ा होगा दैट एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर ये कैसे? टेक्निकली ये एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहा, ये उसे कन्वर्ट कर रहा है। इस रिएक्टर के कोर में होता है प्लूटोनियम 239 जो फिजल है, स्प्लिट हो जाता है एंड रिलीज करता है 2 से 3 न्यूट्रॉन्स। उसमें से एक न्यूट्रॉन जाके हिट करता है अगले प्लूटोनियम 239 को, उसको स्प्लिट करता है एंड जो बचे हुए 1 से 2 न्यूट्रॉन्स हैं वो हिट करते हैं यूरेनियम 238 के ब्लैंकेट को। एंड ये यूरेनियम 238 फिजल नहीं है लेकिन फर्टाइल है, मतलब इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, लेकिन ये इस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो सकता है इनटू प्लूटोनियम 239 एंड ऐसे करके प्रैक्टिकली हम एक प्लूटोनियम एटम से बना सकते हैं अराउंड 1.2 प्लूटोनियम एटम्स। एंड इसलिए मैंने कहा था ये जितना फ्यूल कंज्यूम करता है उससे ज्यादा क्रिएट करता है एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज गेम चेंजर। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 2004 में एंड द ओरिजिनल टारगेट टू मेक इट ऑपरेशनल वाज 2010, लेकिन 2010 आया बट ये अभी भी तैयार नहीं था। एंड 2016 में ये टेस्टिंग फेज में गया एंड फाइनली 2025 में इसमें प्लूटोनियम लोड करना शुरू किया एंड ये अभी मिड 2026 में क्रिटिकल जाएगा। एंड क्रिटिकल डज नॉट मीन डेंजरस, तो क्विकली समझो क्रिटिकलिटी के 3 स्टेजेस। सब क्रिटिकल, इसमें चेन रिएक्शन शुरू तो होती है लेकिन डाई आउट कर जाती है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग इनफ फ्यूल। देन सुपर क्रिटिकल इज व्हेन चेन रिएक्शन इज ग्रोइंग टू फास्ट एंड बिकम्स डेंजरस लाइक अ एंड इसमें स्वीट स्पॉट होता है क्रिटिकल व्हेन द चेन रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ताकि रिएक्टर चलता रहे विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। तो जब ये मिड 2026 में क्रिटिकल जाएगा देन ऑफिशियली रिएक्टर विल बी ऑपरेशनल। दिस 16 years of delay may have had other reasons, but scientifically speaking this is first of its kind technology। इंडिया ने खुद से डिजाइन किया, ना कि किसी का कॉपी किया। एंड ये ब्रीडर रिएक्टर्स बनाने वाली कंट्रीज पूरी दुनिया में सिर्फ गिनी चुनी है, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड जापान। एंड उनके भी रिएक्टर्स डिले हुए और जापान और फ्रांस के तो बनने से पहले ही बंद हो गए। तो अगर 2026 में ये रिएक्टर सक्सेसफुली क्रिटिकलिटी अचीव कर लेता है देन माय फ्रेंड इंडिया विल हैव एन ऑपरेशनल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड दिस मैटर्स बिकॉज ये प्रूव करेगा कि स्टेज 2 काम करती है एंड ये प्रूव होने के बाद हम बनाएंगे कमर्शियल स्केल ब्रीडर रिएक्टर्स एंड 7-8 रिएक्टर्स तो ऑलरेडी प्लान्ड है। फाइनल स्टेज अभी प्लानिंग फेज में है। इसमें जो रिएक्टर्स यूज होंगे उसका नाम होगा एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जो कि BARC लैब मुंबई में डिजाइन हो रहा है, जिसकी कैपेसिटी होगी 0.3 गीगावाट एंड ये रिएक्टर थोरियम 232 एंड यूरेनियम 233 को एक साथ यूज करेगा। एंड इनिशियली वी विल गेट दिस uranium 233 from our fast breeder reactors by converting thorium to uranium and जब हमारे पास enough uranium 233 होगा तब हम उसको यूज करेंगे इस रिएक्टर में thorium 232 के साथ। इस रिएक्टर के कोर में होगा uranium 233 एंड उसको ब्लैंकेट करेगा thorium 232 जिसको हम कन्वर्ट करेंगे uranium 233 में एंड ये प्रोसेस ऐसे ही रिपीट होता रहेगा जैसे कि हमने किया था plutonium 239 एंड uranium 238 के साथ स्टेज 2 में। एंड देन वही uranium 233 बर्न होगा एज अ फ्यूल इस रिएक्टर में एंड ऐसे ही ये साइकिल एक चेन रिएक्शन की तरह चलती रहेगी, एक सेल्फ सस्टेन्ड साइकिल की तरह। एंड जब ये स्टेज 3 रिएक्टर फुली ऑपरेशनल होगा देन दैट 11.93 मिलियन टन्स ऑफ थोरियम प्रोड्यूस करेगा 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर नेक्स्ट 4 सेंचुरीज। एंड कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं करंटली इंडिया की मैक्सिमम जनरेशन कैपेसिटी है 440 गीगावाट एंड हमारी पीक कंजम्पशन इज अराउंड 240 गीगावाट। सो व्हेन दिस वर्क्स आउट इंडिया का कोल एंड यूरेनियम इंपोर्ट बंद हो जाएगा एंड फाइनली हम इतने सारे थोरियम को यूज करके बन पाएंगे आत्मनिर्भर एंड उसी के साथ हमारा पोल्यूशन भी कम होगा। लेकिन ये स्टेज 3 का कमर्शियल डिप्लॉयमेंट अभी 2030s और 2040s में एक्सपेक्टेड है। बट तुमने रिसेंटली सुना होगा कि चाइना ने 2023 में अपना थोरियम रिएक्टर क्रिटिकल कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है विद अ डिफरेंट अप्रोच एंड ऑनेस्टली दोनों की अप्रोच वैलिड है। लेकिन उनका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2011 में और इंडिया का ये कॉम्प्रिहेंसिव 3 स्टेज प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है पिछले 70 सालों से। लेकिन इसमें रियलिटी ये भी है कि आज से भी ये टाइमलाइन मीट होती रही तब भी इंडिया को 20 साल लग सकते हैं एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड ये भी सच है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री विद अ कॉम्प्रिहेंसिव 3 स्टेज थोरियम प्लान जो कि सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट भी हो रहा है। तो सब कुछ परफेक्ट नहीं है बिकॉज ऑफ डिलेज, चैलेंजेस एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स, बट वी डेफिनेटली हैव अ क्लियर विजन जो देखा था डॉक्टर होमी बाबा ने 1954 में। सो वो तो चले गए लेकिन उनकी शुरू की हुई काफी चीजों में से ये आज भी आगे बढ़ रहा है।